हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मेहंदीपुर बालाजी के ऊपर। और ये कहानी हमारे साथ हमारे एक सब्सक्राइबर अनुज ने शेयर की है। अनुज बताते हैं मेहंदीपुर बालाजी वो अपने एक फ्रेंड के साथ गए थे और जब वो वहाँ से वापस आए उनके साथ आई एक ऐसी चीज़ जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। अनुज जयपुर में रहते हैं और एक आईटी कंपनी में काम करते हैं और नॉर्मल लाइफस्टाइल, वीकेंड पे दोस्तों के साथ चिल कर लिया या ओटीटी या वेब सीरीज कोई देख ली, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर आया वो दिन जब अनुज की जिंदगी बदलने वाली थी। ये बात करीबन 2010 की है। अनुज अपने दोस्त विवेक के साथ ऑफिस के नीचे चाय पी रहा था। वो देखता है विवेक थोड़ा टेंशन में है। वो विवेक से पूछता है, भाई क्या हो गया? तो विवेक उसे बताता है उसका एक छोटा भाई है 19 साल का, जो आजकल बड़ी ही अजीब हरकतें कर रहा है। वो आजकल आधी रात को उठकर चिल्लाने लगता है। आधी रात को अपने आप चुपचाप छत पर जाकर खड़ा हो जाता है। अनुज ये सब सुनता है और हंस के बोलता है, भाई हो सकता है उसे कॉलेज का स्ट्रेस हो, नया नया कॉलेज स्टार्ट हुआ है तो मे भी उसका थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है। पर विवेक एक लंबी सांस लेता है और धीरे से बोलता है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। वो उसे बताता है कि पिछले 7 दिनों से डेली ऐसा हो रहा है। कभी वो आधी रात को उठकर चिल्लाने लगता है, कभी वो एक तरफ बस दीवार को घूरे जा रहा होता है। पूरे घर में सब परेशान हैं। फिर विवेक उसे लास्ट नाइट का इंसिडेंट बताता है। वो बताता है उसका छोटा भाई कल रात को 2 बजे किचन में जाके खड़ा था। वो बस दीवार को घूरे जा रहा था। पीछे से उसकी मम्मी आई और उसने उसे हाथ से हिलाया, पर उसने कुछ नहीं बोला। बस एकदम से मुड़ा और जोर से मम्मी के हाथ पे काट लिया। और काटने के बाद जोर से हंसने लगा और चिल्लाने लगा। ये सुनकर पूरा घर उठ गया। फिर अनुज उसे बोलता है कि तुमने डॉक्टर वगैरह को दिखाया है? फिर विवेक बताता है कि डॉक्टर ने सारे टेस्ट कर लिए, सब कुछ नॉर्मल। डॉक्टर को समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे छोटे भाई के साथ क्या हो रहा है। अनुज ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो फिर विवेक से पूछता है, तो अब तुम लोग क्या करोगे? विवेक थोड़ा टेंशन में होता है और वो उसको बोलता है कि यार हमने ये सारी बातें अपने ताऊजी से शेयर की थी और उन्होंने बोला है कि हमें एक बार इसे मेहंदीपुर ले जाना चाहिए। वो बता रहे थे उन्होंने ऐसे कई केस देखे हैं जो मेहंदीपुर बालाजी जाने के बाद सही हो गए हैं। अनुज ये सुनकर थोड़ा सा हंसता है और वो उसको बोलता है कि देख भाई, मैं तो इन चीज़ों को नहीं मानता और मैं तुझे भी यही सलाह दूंगा कि तू भी इन चीज़ों में मत पड़। विवेक ये बात सुनता है और एक लंबी सांस लेता है और वहां से उठकर चला जाता है। वो काफी सैड था। अनुज ये देखता है और वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो वो विवेक को बोलता है, भाई सुन, मैं कल तेरे घर आऊंगा तेरे भाई को देखने। अगले दिन अनुज विवेक के घर पहुंचता है और वो देखता है कि वो सब पैकिंग करने लगे हुए थे। वो विवेक से पूछता है, भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो उसे बताता है कि यार तुझे कल बताया तो था, ताऊजी ने बोला है भाई को एक बार मेहंदीपुर बालाजी ले चलते हैं, वहां जाकर शायद वो ठीक हो जाए। ये सुनकर अनुज थोड़ा सा हैरान होता है और बोलता है, ओके ठीक है भाई, अपना ध्यान रखना। फिर विवेक उसको बोलता है कि भाई मैं थोड़ा सा ना नर्वस हूँ, तू भी मेरे साथ चलना। अनुज पहले तो मना करता है, फिर वो देखता है विवेक कुछ ज्यादा ही डरा हुआ है और वो चलने को राजी हो जाता है। जयपुर से वो निकल ही रहे थे कि उनके ताऊजी उन्हें इस साइड में लेके जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई अपने छोटे भाई को ये मत बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं। अनुज थोड़ा सा हैरान होता है और वो पूछता है ऐसा क्यों? और उसके बाद जो उनके ताऊजी उन्हें बताते हैं वो सारे शॉक्ड। वो बताते हैं कि मैंने सुना है अगर किसी के ऊपर ऐसी कोई ऊपरी शक्ति हो तो वो उसे किसी भी हालत में बालाजी पहुंचने नहीं देती। तो हम
तेरे छोटे भाई को बोलेंगे कि हम तेरा इलाज कराने एक दूसरे शहर लेके जा रहे हैं एक सेकंड ओपिनियन के लिए। विवेक के ताऊजी इन सबको सब समझा देते हैं और जयपुर से ये 5 लोग निकलते हैं एक ही गाड़ी में। विवेक, विवेक का दोस्त, विवेक का छोटा भाई, विवेक के ताऊजी और उसके पापा। उसका छोटा भाई काफी थका हुआ होता है तो वो गाड़ी में सो जाता है। वो निकल जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था तब तक, जब तक वो मेहंदीपुर की सीमा में नहीं पहुंचे थे। जैसे ही वो मेहंदीपुर की सीमा में घुसते हैं, विवेक का छोटा भाई जो सो रहा था वो एकदम से उठ जाता है और एकदम से अपने ताऊजी की तरफ देखता है। वो एकदम हैरान होके और गुस्से में अपने ताऊजी से पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? उसके ताऊजी उसे देखते हैं और उसको बोलते हैं कि बेटा, तुझे बताया तो था कि हम दूसरे शहर जा रहे हैं एक और डॉक्टर का ओपिनियन लेने। पर विवेक का भाई जैसे सब कुछ समझ गया हो कि वो कहाँ जा रहे हैं और वो एकदम से बेचैन होने लगता है और वो विवेक के ताऊजी को बोलता है, गाड़ी रोको, मुझे गाड़ी से उतरना है, मेरे को बहुत बेचैनी हो रही है। और वो चिल्लाने लगता है। पर विवेक के ताऊजी ड्राइवर को इशारा करते हैं कि भाई तुम रुकना मत, चलते रहो। पर विवेक का छोटा भाई जैसे किसी के काबू में आ ही नहीं रहा था। तो तभी सामने एक चाय की दुकान आती है। तो विवेक के ताऊजी बोलते हैं, ठीक है, हम 2 मिनट यहाँ रुक जाते हैं, तुम लोग चाय पी लो और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। वो सब गाड़ी से उतरते हैं। विवेक और विवेक का दोस्त आगे टपरी पर जाते हैं चाय लेने और वो तीनों गाड़ी के पास ही खड़े रहते हैं। विवेक जैसे ही टपरी पर पहुंचता है, वो देखता है टपरी में से एक बड़ा ही अजीब सा बूढ़ा आदमी बाहर आता है और वो उन दोनों को बस घूरे जा रहा था। फिर वो विवेक के भाई की तरफ देखता है और उनके बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने, वो उनको बोलता है धीरे से, तुम लोग मेहंदीपुर जा रहे हो ना? विवेक ये सुनता है और एकदम से हैरान। वो उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता? वो ये सुनकर चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता, बस एक बात बोलता है धीरे से कि पहली बार मेहंदीपुर जा रहे हो तो वहाँ जो भी तुम्हें पसंद आए, जो भी वहाँ से लाने का मन करे, पर कुछ भी मत लाना, जो वहाँ का है उसे वहीं रहने देना। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और अनुज उस आदमी से पूछता है, ऐसा क्यों? और फिर जो वो अनुज को बोलता है वो सुनकर अनुज एकदम कंफ्यूज। वो बोलता है, कुछ चीजें तुम्हारा पता याद कर लेती हैं। फिर वो सब चाय पीते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं। शाम होते होते वो लोग मेहंदीपुर बालाजी पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो मेहंदीपुर बालाजी पहुंचते हैं, विवेक का छोटा भाई उसके ताऊजी को बड़े ही गुस्से से देख रहा होता है, जैसे मानो उन्होंने उसके साथ कुछ ऐसा कर दिया है जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो मंदिर के सामने उतरते हैं और वो विवेक के छोटे भाई का हाथ पकड़कर अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं, पर वो उनसे हिलता ही नहीं। दोस्तों, विवेक के ताऊजी की हाइट 6 फीट और वो हट्टे कट्टे थे और विवेक का छोटा भाई उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा कमजोर और ऐसी हालत में था जैसे अभी बेहोश होके गिर जाएगा, पर फिर भी वो उन्हें टस से मस नहीं कर पाते। विवेक के ताऊजी और बाकी लोग ये समझ ही नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है, पर तभी अंदर से एक पंडित आता है और विवेक के छोटे भाई का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेके जाता है और वो उसे एकदम नॉर्मल तरीके से अंदर ले जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विवेक के ताऊजी ने पहले ही पंडित से बात कर उसे सारी सिचुएशन बता रखी थी। फिर ये सब अंदर जाने लगते हैं, पर तभी विवेक के ताऊजी इन सबको बोलते हैं कि अंदर तुम जो भी देखो बस सिर नीचे करके चलते रहना, ना उनकी तरफ देखना, ना ये क्वेश्चन करना कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अनुज कंफ्यूज होकर पूछता है, ऐसा क्यों नहीं देखना उनकी तरफ? विवेक के ताऊजी 2 मिनट उसे देखते हैं, फिर जो विवेक के ताऊजी बोलते हैं ये सुनकर सबकी हालत खराब, और फिर उसे बोलते हैं क्योंकि वो भी कभी कभी तुम्हें देख लेती है।
वो अंदर घुसते हैं। अंदर घुसते ही एक पतली सी गली और धीरे धीरे उन्हें एक आवाज आ रही होती है। जैसे जैसे वो अंदर जाते जा रहे थे, आवाज तेज होती जा रही थी। किसी के रोने की आवाज, किसी के चिल्लाने की आवाज, बस एक ही बात रिपीट हो रही थी, जय बाबा की, जय बाबा की, एकदम फ्लैट टोन में, जैसे कोई मशीन बोल रही हो। फिर अनुज की नजर एक औरत पर जाती है। वो औरत एक पिलर के साथ टेक लगाकर बैठी थी। उसके साइड में एक आदमी था और दूसरी साइड एक छोटा बच्चा। वो जरूर उसकी फैमिली मेंबर होंगे। और उसके बाद जो अनुज देखता है वो एकदम हैरान। वो देखता है वो एक हाथ से मिट्टी खा रही थी और दूसरी तरफ उसका पति मिट्टी के बाद उसे एक निवाला रोटी का खिला रहा था। सब एकदम नॉर्मल, किसी को ये अजीब लग ही नहीं रहा था, जैसे ये डेली होता हो। उसके आसपास से इतने लोग गुजर रहे थे पर कोई भी इस चीज पर हैरान ही नहीं होता। अनुज ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि यहाँ चल क्या रहा है। वो विवेक को बोलता है कि देख सामने ये क्या अजीब नजारा है, पर विवेक उसे बोलता है ताऊजी ने बोला है कहीं मत देखो, बस नीचे मुंह करके चलते रहो। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं एक आदमी कंटिन्यूस अपने फेस पर थप्पड़ मार रहा था। उसके फेस से खून बह रहा था पर वो रुक ही नहीं रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो अचानक से रुक कर बैठ जाता है, जैसे एकदम नॉर्मल इंसान हो, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर वो बैठता है, फिर एकदम से खड़ा होता है, चिल्लाने लगता है और अपने फेस पर थप्पड़ मारने लगता है। वहां से आसपास से पंडित गुजर रहे थे। वो उसे बस देखते हैं और आगे निकल जाते हैं, जैसे ये सब एकदम नॉर्मल हो। अनुज ये सब देखता है और फिर वो भी इग्नोर कर कर सीधा चलने लगता है। आगे जाकर वो पंडित उन्हें एक कमरे में लेकर जाता है। विवेक के भाई को सर्कल के बीच में बैठाकर उससे सवाल करता है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो? पर विवेक का भाई कुछ बोलता ही नहीं। वो एकदम चुप और बस पंडित को घूरता रहता है। फिर पंडित कुछ मंत्र पढ़ता है और विवेक का भाई तिलमिलाने लगता है, जैसे उसको कोई कुछ कर रहा हो। और फिर पंडित मंत्र पढ़ता पढ़ता उसके सर पर हाथ रखता है और विवेक का भाई एकदम स्प्रिंग की तरह एकदम सीधा खड़ा हो जाता है और वो सीधा घूर कर अनुज को देखता है। अनुज ये देखकर एकदम हैरान। वो सोचता है यहाँ इतनी भीड़ है, वो किसी को भी देख सकता था, उसने मुझे क्यों देखा? और अनुज को देखकर वो जो बोलता है, ये सुनकर वो पूरा कमरा शांत हो जाता है। वो बोलता है अनुज को कि मैं तुझे भी जानता हूँ और तेरे साथ जो यहाँ से जाएगा मैं उसे भी जानता हूँ। ये सुनकर अनुज थोड़ा सा घबरा जाता है पर वो समझ नहीं पाता कि उसका बोलने का मतलब क्या है। फिर पंडित एकदम से उसके ऊपर से हाथ हटा देता है और विवेक का भाई एकदम से जैसे घुटनों पर बैठ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर विवेक के पापा एकदम से उसकी तरफ भागते हैं पर पंडित उन्हें रोक देते हैं। वो बोलते हैं कि ये नॉर्मल है, इसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक बारी में इसका इलाज नहीं हो सकता, हमें 2-3 सिटिंग करनी पड़ेगी और हर सिटिंग के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप होगा। तो 2-2 घंटे के गैप में उसका पूरी रात इलाज चल रहा होता है और अगला दिन भी ऐसे ही निकल जाता है। अगले दिन के शाम के 4 बजते हैं और फिर विवेक के ताऊजी विवेक को और उसके दोस्त को बोलते हैं कि अभी 2 घंटे का गैप है, तुम लोग कुछ खा लो बाहर जाकर या फिर थोड़ा रेस्ट कर लो। विवेक और विवेक का दोस्त डिसाइड करते हैं वो होटल जाकर थोड़ा आराम कर लेंगे। विवेक के ताऊजी ने पहले से ही होटल बुक कर रखा था। वो दोनों बाहर निकलते हैं। विवेक का दोस्त अनुज विवेक को बोलता है तू होटल चल, मैं आ रहा हूँ, और वो थोड़ा सा घूमने निकल जाता है। वो घूम ही रहा था तो वो मेहंदीपुर की एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर
ऐसे पेशेंट्स को रखा जाता है जिनका इलाज काफी लंबा चल रहा होता है। विवेक का दोस्त वहां देखता है वो लोग बड़ी ही अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। एक पल में एकदम नॉर्मल, एक पल में चिल्लाने लगते हैं। तभी विवेक के पास एक आदमी आता है, वो एकदम नॉर्मल होता है। वो विवेक के दोस्त को कंटिन्यूस घूरता रहता है। विवेक का दोस्त उससे पूछता है, भैया क्या हो गया? और वो उसे बताता है, वो तेरे पीछे आ रही है, वो तुझे अकेले जाने नहीं देगी। ये सुनकर वो एकदम से कंफ्यूज हो जाता है और वो उससे पूछता है, कौन मेरे पीछे आ रहा है और कौन मुझे जाने नहीं देगा? बस इतने ही बोलने की देर थी, तभी पीछे से एक पंडित आता है और उसे ले जाता है। और विवेक के दोस्त को पता चलता है, अरे ये तो यहाँ का कोई पेशेंट है, शायद ये ऐसे ही बड़बड़ा रहा होगा। और वो उस चीज पर ध्यान नहीं देता और वो आगे निकल जाता है। और दूसरी तरफ मंदिर के अंदर विवेक के भाई का इलाज भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। पंडित विवेक के ताऊजी को बोलते हैं कि ये इसका इलाज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, अब ये नॉर्मल है। वो विवेक के ताऊजी को बोलते हैं, अब इसे आप अपने साथ होटल ले जा सकते हो, बस सुबह अपने घर निकलने से पहले एक बार हमें दिखा देना, हम एक नॉर्मल तरीके से एक बार और इसको चेक कर लेंगे। दूसरी तरफ विवेक का दोस्त भी होटल पहुंच जाता है और इधर से ये लोग भी होटल पहुंच जाते हैं। रात होती है और ये खा पी कर सोने की तैयारी करते हैं। ये लोग सो रहे थे। एक कमरे में विवेक और उसका दोस्त और दूसरे कमरे में विवेक के ताऊजी, पापाजी और उसका भाई, ये तीनों होते हैं। रात के करीबन 2 बज रहे थे। अचानक से विवेक के दोस्त की आंख खुलती है। ना कोई आहट ना कोई कुछ, बस अपने आप उसकी आंख खुल जाती है। वो फोन में देखता है, रात के 2 बजे होते हैं। वो सोचता है कि अभी तो सुबह होने में टाइम है, पर उसे नींद नहीं आ रही होती। नींद आने के लिए वो बस पंखे को चलता हुआ देखता रहता है। फिर सडनली उसकी आंख सामने दरवाजे पर जाती है। वो देखता है दरवाजे के नीचे किसी की शैडो दिख रही थी, जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हो। और वो शैडो इतनी अजीब थी, देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर भी खड़ा है और अंदर भी। विवेक के दोस्त को ये समझ में नहीं आ रहा होता ये कैसे पॉसिबल है, और वो उठने की कोशिश करता है। पर दोस्तों, उस मोमेंट पे उसके ना ही हाथ हिल रहे होते हैं ना ही पैर, जैसे वो एकदम पैरालाइज हो चुका है। वो बहुत कोशिश करता है पर वो हिल ही नहीं पाता, बस वो कंटिन्यूस उस शैडो को देखता रहता है। और वो शैडो थोड़ी देर बाद एकदम से दरवाजे से लेफ्ट की तरफ चलना शुरू करती है, जैसे कोई उसके दरवाजे पर खड़ा था और अब वो जा रहा है। जैसे ही वो शैडो वहां से पूरी गायब होती है, एकदम से विवेक के दोस्त के हाथ पैरों में जान आ जाती है और वो उठकर बैठता है। वो एकदम हैरान, वो दरवाजा खोलकर देखता है, बाहर कोई होता ही नहीं। फिर वो पीछे पलटकर देखता है, विवेक सो रहा होता है। तो वो बाहर जाकर आगे तक चेक करने निकल जाता है। वो बिल्कुल एंड तक जाता है, पर वहां भी उसे कोई नजर नहीं आ रहा होता, बस बाहर लाइट जली होती है। फिर वो वापस आता है और आकर सो जाता है। सुबह होती है, वो लोग मंदिर जाते हैं और विवेक के भाई को दिखाते हैं। सब कुछ नॉर्मल होता है। वो वापस जयपुर आ जाते हैं। जैसे ही वो घर आते हैं, विवेक की मम्मी भागी भागी आती है और विवेक के छोटे भाई को देखती है। और विवेक का छोटा भाई एकदम धीमी आवाज में अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ये सुनकर विवेक की मम्मी के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बड़े टाइम बाद विवेक के छोटे भाई ने उनसे अपने आप से खाने के लिए कुछ मांगा था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। फिर विवेक का दोस्त अनुज भी अपने घर चला जाता है। 1-2 दिन बीतते हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। फिर एक दिन अनुज विवेक से मिलने उसके घर आता है और जो वो उससे पूछता है, ये सुनकर विवेक की हालत खराब हो जाती है। वो उससे पूछता है, भाई जब से हम मेहंदीपुर बालाजी से आए हैं, तेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ है क्या?
ये सुनकर विवेक थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, पर वो उससे बोलता है नहीं भाई। फिर अनुज पूछता है तेरा भाई अब ठीक है, नॉर्मल है? तो वो उसे बताता है हाँ मेरा भाई अब ठीक है, डेली कॉलेज जाता है, दोस्तों से मिलता है, हंसता है, खेलता है। पर तू ऐसा क्यों पूछ रहा है, तेरे साथ कुछ हुआ क्या? और उसके बाद जो अनुज बताता है, यहाँ से तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। वो बताता है भाई जब हम होटल में थे, वो होटल वाली रात याद है? मैं ना रात को 2 बजे अचानक से उठ गया था। मुझे लगा जैसे कोई हमारे गेट के बाहर खड़ा है। मैं बाहर जाके देखना चाहता था, पर मेरे हाथ पैर जैसे काम ही नहीं कर रहे। थोड़ी देर बाद मैं उठता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, मैं देखता हूँ, पर वहां कोई नजर नहीं आता। पर जब से हम मेहंदीपुर से आए हैं, तब से डेली रात को मुझे वही सपना आता है। मैं सेम होटल के कमरे में हूँ, सेम मुझे वही शैडो दरवाजे के नीचे दिख रही है, और मैं उठ के जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं हिल ही नहीं पाता। ये सुनकर विवेक थोड़ा घबरा जाता है, और फिर जो वो उसे बताता है वो सुनकर अनुज एकदम हैरान। वो उसे बताता है कि भाई मैं ना उस दिन के बारे में बात करना नहीं चाहता था, पर उस रात जब तू बाहर गया था, मैं भी तेरे साथ उठा था। जैसे ही तू बाहर गया, मैंने देखा कि बेड पर तू है नहीं, तो मैं उठकर तेरे पीछे आया, और जो मैंने देखा, मैं इतना ज्यादा डर गया कि मैं कभी तुझे बता ही नहीं पाया। विवेक बताता है जब अनुज उस गैलरी में आगे जा रहा था, उसके साइड में एक काला साया चल रहा था। वो उसके साथ उसके पीछे पीछे चल रहा था। विवेक बताता है कि मैंने वो देखा, और मैं इतना ज्यादा डर गया कि मैं भागकर वापस आकर चुपचाप सो गया। और जब तू आया, मैं ना ही उसके बाद तुझसे कुछ बोल पाया, और ना आज तक उस बारे में तुझे कुछ बताया, क्योंकि मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं तुझे कैसे बताऊं। पर मुझे लगा शायद वो मेरा वहम होगा, क्योंकि तूने उस बारे में कभी कोई बात नहीं की। पर आज जब तू बोल रहा है वो सुनकर, तो मुझे लगा मुझे तुझे ये बता देना चाहिए। अनुज ये सुनता है और एकदम हैरान हो जाता है। और दोस्तों, अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल। अनुज ये सुनकर चुपचाप अपने घर आ जाता है। फिर शाम होती है। फिर अनुज अपनी मम्मी को कॉल मिलाता है। डेली वो नॉर्मल कॉल मिलाता था, आज पता नहीं क्यों उसकी मम्मी अचानक से उसे बोलती है कि बेटा आज तुझसे ना वीडियो कॉल पे बात करने का मन कर रहा है, और वो उसे वीडियो कॉल मिला देती है। और उसकी मम्मी जैसे ही अनुज को देखती है, वो एकदम शॉक्ड। वो देखती है अनुज एकदम सूख चुका है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल बने हुए हैं। उसकी मम्मी उससे पूछती है अरे बेटा तुझे क्या हुआ? और वो अपनी मम्मी को सारी बात बताता है कि 2-3 दिन से तबीयत सी खराब सी चल रही है, पर मैंने सारे टेस्ट करा लिए, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। तो उसकी मम्मी उससे पूछती है अभी तो कुछ टाइम पहले मेहंदीपुर से आया है ना? तो वो कहता है हाँ। तो उसकी मम्मी बोलती है अच्छा, और कुछ तुझे कुछ और अजीब लग रहा हो? फिर जो वो अपनी मम्मी को बताता है, भाई यहाँ से सारा खेल पता चलना शुरू होता है। फिर वो अपनी मम्मी को एक बात बताता है कि मेरे कंधे पर 4-5 दिन से एक हाथ का निशान बना हुआ है। मुझे लग रहा है शायद मैं इधर करवट लेके सोया होऊंगा और उसका निशान बन गया होगा। पर मम्मी 4-5 दिन हो गए वो निशान जा ही नहीं रहा है, और वहां पर मुझे काफी दर्द हो रहा है। उसकी मम्मी एकदम हैरान, और उसको बोलती है अभी मुझे वो निशान दिखा। अनुज ये सुनता है और बोलता है अरे मम्मी नॉर्मल सा निशान है, क्या हुआ है? पर पता नहीं क्यों उसकी मम्मी के अंदर एक बेचैनी सी जाग जाती है, और वो बोलती है तू मुझे अभी की अभी वहां की फोटो खींच के भेज। अनुज वो निशान की फोटो खींचकर भेजता है, और उसकी मम्मी वो देखकर एकदम हैरान। अनुज की मम्मी उसको फोन करती है और बोलती है ये निशान कब से है? वो बताता है कि मैं मेहंदीपुर से आया था, उसके 1-2 दिन बाद ये मेरे कंधे पर निशान दिख रहा था, तब से ये है। मुझे लगा शायद 1-2 दिन में चला जाएगा, मैं
इधर उधर करवट लेके सोया होगा, उसकी वजह से बन गया होगा, पर तब से ये जा ही नहीं रहा। ये सुनकर उसकी मम्मी एकदम से हैरान हो जाती है और वो बोलती है ठीक है बेटा, तू फ़ोन रख दे, मैं तुझसे बाद में बात करूँगी। ये बोलकर वो फ़ोन काट देती है। अनुज की मम्मी थोड़ा पंडित वंडित को मानती थी और वो पूजा पाठ में भी थी। उनको पता नहीं क्यों अचानक से शक सा हो जाता है कि ये नॉर्मल नहीं है, और जो उनका घरेलू पंडित है जिनसे वो हर चीज़ की सलाह लेती हैं, वो फ़ोटो वो उस पंडित को भेजती हैं और उनसे बात करती हैं कि मेरे बेटे की 4-5 दिन से तबीयत खराब है और उनके कंधों पर ये निशान बना हुआ है और वो मेहंदीपुर से आया है। ये सारी बातें पंडित सुनता है और जो वो उन्हें बताता है, ये सुनकर अनुज की मम्मी के आंसू निकल जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि ये निशान किसी नॉर्मल इंसान का नहीं है, उसके साथ वहाँ कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से उसके साथ वहाँ से एक ऐसी चीज़ आ गई है जो अब उसे छोड़ेगी नहीं। और 3 दिन बाद अमावस्या की रात है, तुम्हारे लड़के के पास 3 ही दिन है, ये इतना सूख चुका है, मतलब वो अपना काम करना शुरू कर चुकी है। 3 दिन में अगर हमने इसे नहीं बचाया तो ये बचेगा नहीं। ये सुनकर अनुज की मम्मी जोर जोर से रोने लगती हैं और बोलती हैं मैं अभी अपने बेटे से बात करती हूँ। पर तभी पंडित उन्हें रोक देता है, नहीं, वो जो भी चीज़ है वो इसके आसपास है। अगर उसे गलती से भी पता चला कि इसे पता चल चुका है कि इसके आसपास कोई प्रेत आत्मा है, तो वो उसे उसी दिन मार देगी। तुम्हें उससे बात करनी होगी, लेकिन इस तरीके से जैसे उसे कभी शक ही ना हो कि हम उससे बात इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसका पता लगा सकें। फिर अनुज की मम्मी अपने आप को संभालती है और शाम होते ही वो अपने बेटे को फ़ोन में लाती है और उससे एकदम नॉर्मल तरीके से पूछती है, और बेटा अब तबीयत कैसी है? वो बताता है कि हाँ, मेरी तबीयत पहले से थोड़ी सी बेटर लग रही है। वैसे तो वो बेटर नहीं हुआ होता, पर वो अपनी माँ को झूठ बोलता है ताकि उसकी माँ उसकी ज़्यादा चिंता ना करे। फिर उसकी मम्मी उससे नॉर्मली हंसी मजाक करते हुए पूछती है, अरे बेटा, तू मेहंदीपुर गया था, मुझे शुरू से बता, एंड तक तुमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ घूमे, कैसा रहा एक्सपीरियंस। और वो उसे बोलती है, मुझे बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक सारा बताइयो कि मैं कुछ मिस ना कर दूं। अनुज ये सुनकर उन्हें सारी बात बताता है, ए टू जेड, शुरू से लेके एंड तक। पर उसकी माँ को वहां कुछ भी अब नॉर्मल लग ही नहीं रहा था। वो फिर दोबारा उससे पूछती हैं, अरे बेटा, कुछ तो हुआ होगा, तूने वहां कुछ खाया तो होगा, कुछ खाया पिया होगा, तूने वो तो बताया नहीं कि तुमने वहां क्या खाया क्या नहीं। वो बोलती हैं कि वहां किसी ने तुझे कुछ दिया हो खाने के लिए, वो काफी टेस्टी लगा हो। अनुज काफी देर तक सोचता है और वो बोलता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया, विवेक के ताऊजी ने हमें मना किया था कि किसी के हाथ का कुछ भी मत खाना। पर अनुज की मम्मी उससे बोलती रहती है कि बेटा थोड़ा सोच, तूने कुछ तो खाया होगा, इतना शरीफ तो तू है नहीं। फिर वो थोड़ी देर सोचता है और बोलता है, हाँ हाँ हाँ, मुझे एक चीज याद आई, वहां पर एक लड़की ने मुझे प्रसाद दिया था। वो बोल रही थी कि मेरी माँ 10 साल बाद ठीक हुई है, इस खुशी में मैं प्रसाद बांट रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा ले लो आप भी। वैसे तो विवेक के ताऊजी ने हमें मना किया था, पर वो इतनी खुश थी तो मैंने थोड़ा सा प्रसाद खा लिया। और भाई, जब अनुज की मम्मी ये सुनती है, वो एकदम हैरान और उनके आंसू निकलने ही वाले थे। तभी वो बोलती हैं कि बेटा, यहाँ ना नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं वीडियो कॉल बंद कर रही हूँ। और वो फ़ोन काट देती हैं। और वो सुनकर वो जो फूट फूट कर रोती हैं, बस उस टाइम पे उनकी हालत वो ही जानती थी। ये बात सुनकर वो पंडित के पास जाती है और उन्हें बताती हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। और पंडित एकदम श्योर हो जाता है कि हाँ, इसके साथ वो आत्मा यहीं आई है। फिर पंडित उन्हें बोलता है कि अनुज से तुम पूछो, क्या वो लड़की दोबारा उसे कहीं दिखी? ये जानना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अनुज की मम्मी उसे कॉल मिलाती है और उसकी मम्मी फिर घुमा फिरा कर उससे मजाक मजाक में पूछती है
पहले वो इधर उधर की बात करती हैं, फिर एकदम से पूछती हैं, अरे बेटा, कल तू एक लड़की के बारे में बता रहा था ना, वो लड़की कैसी थी दिखने में, दोबारा नहीं दिखी तेरे को? तो उसके बाद जो अनुज बताता है, वो सुनकर उसकी मम्मी की हालत खराब। वो बताता है, अरे मम्मी, आपको क्या बताऊं, मेरे पड़ोस में अभी कोई रहने आया है और सोचो, वो लड़की वही निकली। और भाई ये सुनकर तो अनुज की मम्मी एकदम से खड़ी हो जाती है। वो उसे बोलती हैं, ठीक है बेटा, मैं तुझसे कल बात करती हूँ। फिर भाई वो पंडित के पास जाती है, उसे बताती है। पंडित बोलता है कि भाई अब वो उसके पास है और वो उसे अब कहीं नहीं जाने देगी, वो उसे जिंदा छोड़ेगी नहीं, वो उसे अपने साथ लेके जाएगी। ये सुनकर अनुज की मम्मी रोने लगती है और पंडित को बोलती है, प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, प्लीज। फिर पंडित उन्हें बोलते हैं कि तुम डेली उससे बात करती रहो, नॉर्मल तरीके से बात करती रहो, उसे बिल्कुल भी शक मत होने दो, बस अपने बेटे का हालचाल पता करती रहो और यहाँ से मैं कुछ करता हूँ। विवेक की मम्मी डेली उससे बात कर रही होती है। फिर आती है अमावस से एक दिन पहले की रात और अनुज की मम्मी उसे फ़ोन मिलाती है और वो उससे पूछती है, बेटा आज क्या खाया, और वो तुम्हारी पड़ोस वाली जो लड़की थी वो कहाँ है, मिलते हो उससे? और भाई जो वो उसे बताता है, ये सुनकर तो भाई बस पूछो ही मत। वो बताता है कि वो लड़की कल से उसके साथ है। ये सुनकर तो उसकी मम्मी एकदम हैरान। अनुज बोलता है कि मम्मी, कल मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो वो मेरे लिए खाना ले आई थी और अब वो यहीं पे है। वो बोल रही है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। और भाई अनुज की मम्मी के आंसू निकलने ही वाले थे, पर वो अपने आप को संभालती है और बोलती है, ठीक है बेटा, वो है ना तेरा ध्यान रखने के लिए, ठीक है, मैं तुझे कल कॉल करती हूँ। फिर आता है अमावस वाला दिन। पंडित अनुज की मम्मी को बोलता है कि तुम उसे कॉल करो और जो जो मैं बोलता हूँ ऐसे ऐसे बोलो। फिर अनुज की मम्मी अनुज को कॉल करती है और वो उसे बोलती है, अरे वो लड़की यही है ना, उसको बोलना तेरे लिए चिकन बनाएगी, मैंने डॉक्टर से बात की थी, चिकन खाने से ना ताकत आती है। वो अपनी मम्मी की बात सुनता है और बोलता है, ठीक है मम्मी, मैं बोलता हूँ। फिर उसकी मम्मी बोलती है, उसे बुलाओ, मैं ही बोलती हूँ। और वो आती है और उसकी मम्मी उसे बोलती है, बेटा तुमसे बस एक रिक्वेस्ट है, मैंने डॉक्टर से बात की थी, ये काफ़ी कमज़ोर हो गया है, आज इसे चिकन बना के खिला दो। और वो लड़की ये सुनकर थोड़ी सी कंफ्यूज और ऐसे अनुज की मम्मी को देख रही है जैसे उसे शक हो गया हो। तो वो बोलती है, नहीं, मैं इसका ध्यान रख रही हूँ, इसे चिकन की ज़रूरत नहीं है। पर अनुज की मम्मी मानती ही नहीं। वो बोलती है, बेटा प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये बहुत कमज़ोर हो गया है, इसके लिए प्लीज़ तुम चिकन बना दो। अनुज की मम्मी काफ़ी रिक्वेस्ट करती है और वो बाहर जाने के लिए मान जाती है और वो अनुज को बोलती है, मैं बाहर जा रही हूँ पर तुम गलती से भी बाहर मत जाना, तुम काफ़ी कमज़ोर हो। दूसरी तरफ ही अनुज की मम्मी बोलती है, हाँ हाँ, ये कहीं नहीं जाएगा, मैं इसे कहीं जाने ही नहीं दूंगी। और थोड़ी देर बाद जैसे ही वो लड़की बाहर जाती है, अनुज की मम्मी सीधा उससे पूछती है, बेटा वो चली गई? तो वो बोलता है, हाँ मम्मी, वो जा चुकी है, अब तो काफ़ी दूर निकल गई होगी। बस इतना ही बोलने की देर थी। अनुज की मम्मी उसे बोलती है, बेटा घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी है, चुपचाप कुछ मत पूछ, कुछ मत बोल, कुछ सामान मत ले, सीधा जाकर उसमें बैठ जा। अनुज बोलता है, मम्मी क्यों, वो ऐसा क्यों कह रहे हो आप? पर उसकी मम्मी उसे सीधा अपनी कसम दे देती है। बोलती है, बेटा तुझे मेरी कसम, तू कुछ मत पूछ, बस चुपचाप उस गाड़ी में बैठ। अनुज ये सुनकर अपनी मम्मी से ज़्यादा बहस नहीं करता और वो बाहर चला जाता है और वो उस गाड़ी में बैठता है। और जैसे ही वो गाड़ी चलना शुरू होती है, अनुज की नज़र साइड वाले मिरर पर जाती है और वो देखता है, वो जो लड़की उसके लिए चिकन लेने गई थी, वो जस्ट गेट के बाहर खड़ी है। वो बड़े ही गुस्से से अनुज की गाड़ी की तरफ देख रही है और उसके हाथ में एक वाइट कलर की थैली है जिसमें से खून टपक रहा है।
अनुज को समझ नहीं आता। वो अपनी मम्मी को कॉल पर बताता है, अरे मम्मी वो आ गई हैं, वो मेरे लिए चिकन लेके आ गई हैं, वो वहां खड़ी हैं। पर अनुज की मम्मी उसे बोलती है, तू चुप करके बैठा रह, तू कहीं मत उतरना। और वो सीधा अनुज को दिल्ली ले आती हैं। दिल्ली आते ही वो गाड़ी सीधा अनुज के पंडित के घर जाती है। जैसे ही वो पंडित से मिलते हैं, पंडित ने पहले से ही सारी तैयारी करके रखी हुई थी। पंडित अनुज को बोलता है, अपनी शर्ट उतारो और इस सर्कल में बैठ जाओ। अनुज अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी ये क्या हो रहा है? पर उसकी मम्मी उसे बोलती है, बेटा प्लीज जो पंडित जी बोल रहे हैं बस वो कर। और अनुज अपनी शर्ट उतार कर उस सर्कल में बैठ जाता है। और फिर पंडित एक वाइट कलर की भभूति अपने हाथ में लेता है, कुछ मंत्र पढ़ता है और अनुज के पूरे शरीर पर लगा देता है। और जैसे ही वो पूरी भभूति उसके शरीर पर लगाता है, अनुज के शरीर पर मानो जैसे खूब सारे जख्म उभर के आ गए हैं और उसके शरीर पर साफ दिख रहा है जैसे कोई धीरे धीरे उसका मांस खा रहा था। ये देखकर अनुज भी हैरान और उसकी मम्मी भी हैरान। और फिर पंडित उसे सारी बात बताता है। मेहंदीपुर में जिस लड़की ने तुझे प्रसाद दिया था वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, वो वहाँ की एक भटकती हुई आत्मा थी जो वहाँ से तेरे साथ आ गई थी और अब तेरा शिकार करने के बाद ही वो यहाँ से वापस जाती। अनुज ये सुनता है, उसे यकीन नहीं होता है। फिर जो पंडित उसे बताते हैं वो सुनकर तो भाई अनुज की आंखें ही फट जाती हैं। वो उसे उस होटल की रात के बारे में भी बता देते हैं और उसे बोलते हैं, तुझे यकीन नहीं हो रहा, तू अभी खिड़की पर जा और देख, वो लड़की मेरे घर के बाहर ही खड़ी मिलेगी। अनुज फटाफट शर्ट पहनता है और खिड़की पर जाता है। और भाई खिड़की के सामने जैसे ही वो देखता है, वो लड़की अभी भी पंडित के घर के बाहर ही खड़ी थी। अनुज को समझ में ही नहीं आता, वो जस्ट 1 घंटा पहले गाड़ी से जयपुर से दिल्ली आया है, तो वो लड़की यहाँ आई कैसे? और उसके हाथ में वही सफेद थैली, उसके अंदर से खून टपक रहा था और वो गुस्से में अनुज की तरफ देख रही थी। अनुज डरता हुआ वापस अंदर आता है और पंडित को बताता है, हाँ हाँ वो अभी भी बाहर खड़ी है। और उसके बाद फिर पंडित उसे बताता है कि मैंने तो तुझे बोला ही था, वो तुझे मारे बिना जाएगी नहीं। और ये सुनकर भाई अनुज को पहली बार इन चीजों पर यकीन होना शुरू होता है। फिर पंडित उसे बताता है, ये आत्मा काफी ताकतवर है, ये इतनी आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, इसमें काफी टाइम लगेगा। और फिर पंडित अनुज को एक ताबीज बना कर देता है। वो ताबीज पहनने के बाद पंडित बोलता है कि वो लड़की तुझे दिखेगी तो सही पर तेरे करीब नहीं आएगी। फिर पंडित उसे बोलता है, अब तुम लोग जाओ और यहाँ से मेरा काम शुरू होता है। दिन प्रतिदिन बीतते रहते हैं, पंडित कोई पूजा करता रहता है और ऐसे करते करते 1 महीना बीत जाता है। कुछ दिन तक तो वो अनुज को हर जगह दिख रही थी, फिर कुछ दिन बाद वो अनुज को दिखनी बंद हो जाती है। अनुज पंडित के पास आता है, वो उसे बताता है कि भाई अब तो वो मुझे नहीं दिख रही काफी टाइम से, और मुझे वो होटल वाला सपना भी आना बंद हो चुका है। उस दिन के बाद से अनुज ने वो तावीज आज तक नहीं उतारा। वो हमें बताते हैं कि कई साल बीत चुके हैं पर अब वो लड़की उसे दोबारा नजर नहीं आती। पर अनुज की आज भी हिम्मत नहीं होती कि वो अपना तावीज उतार दे। अब अनुज एकदम ठीक है, वो डेली अपना ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपके पास भी अगर ऐसी ही कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप कमेंट में लिखें स्टोरी, मैं आपसे जल्द ही कोऑर्डिनेट करूंगा।